Hello students, this is Dr. Anurag Srivastav from Bora Institute of Management Sciences, and I am here to discuss with you the subject of Business Statistics and Analytics from MBA first semester. In this session, we will be discussing about the topic of index numbers from the second unit of this subject. तो इस सब्जेक्ट के सेकेंड यूनिट में टाइम सीरीज़ और इंडेक्स नंबर्स के टॉपिक्स हैं, उसमें से टाइम सीरीज़ आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंडेक्स नंबर्स के बारे में और अगले सेशंस में हम इंडेक्स नंबर्स को अच्छे तरह से समझेंगे और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो पहले पूछे गए हैं। इंडेक्स नंबर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस का टूल होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का टूल है। इंडेक्स नंबर्स हम हर जगह यूज़ करते हैं। इंडेक्स नंबर्स का बेसिक पर्पज़ ये है, ये समझना ज़रूरी है। एक्चुअली इंडेक्स या इंडिसेस, जैसे हम प्लूरल में अगर बोलें इंडेक्स को इंडिसेस, तो इसका पर्पज़ क्या है? जब भी हम लोग कोई कुछ ऐसी चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं जो कि एक्चुअली एक दूसरे से डिसिमिलर हैं, जो मिलती जुलती चीज़ें हैं उनको कंपेयर करना आसान होता है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से डिसिमिलर हैं, वहाँ पर कैसे कंपेयर किया जाएगा, वहाँ पर हम इंडिसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये अक्सर हम लोग टाइम के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं, टाइम के बेसिस पे इनकम्स का कंपैरिजन करते हैं, टाइम के बेसिस पर महंगाई का कंपैरिजन फॉर एग्जांपल करते हैं, चीज़ें कितनी कॉस्टली हैं या नहीं हैं। और ये घरों में जैसे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि हमारे समय में तो 100 रुपये की इतनी वैल्यू थी, 1 रुपये में जाने क्या क्या मिल जाता था, और आज के समय में ऐसा नहीं है। तो क्या वाकई में महंगाई बढ़ी है? क्या वाकई में इनकम लेवल्स कम हुए हैं? तो ये कैसे पता चलेगा? अगर आज से 30-40 साल पहले या 50 साल पहले चीज़ों के दाम काफ़ी कम थे तो लोगों की अर्निंग्स भी काफ़ी कम थी। तो अर्निंग्स बढ़ गई, दाम भी बढ़ गए। अर्निंग्स, इनकम बढ़ गई, प्राइसेस भी बढ़ गए। अब कंपेयर कैसे लेकिन होगा कि क्या चीज़ कितनी बढ़ी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्चुअली प्राइसेस तो बढ़े हैं लेकिन प्राइसेस के मुकाबले अर्निंग्स ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसका मतलब हुआ इफ़ेक्टिवली तो प्राइसेस कम हो गए। अगर ऐसा है कि अर्निंग्स बढ़ी हैं लेकिन प्राइसेस उसके मुकाबले ज़्यादा बढ़ गए, तो इसका मतलब है इफ़ेक्टिवली अर्निंग्स कम हो गई हैं। तो ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर तो कैसे हम कंपेयर करते हैं, क्यों यूज़ होता है? इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस दैट मेजर द चेंज इन द लेवल ऑफ अ फिनोमिनन, एनी फिनोमिनन इट कैन बी, से सैलरीज, वेजेस, प्राइसेस with respect to time, geographical location और any other characteristic। तो टाइम का एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने लिया, इसी तरह से जियोग्राफिकल लोकेशन हो सकता है। कोई इंडिविजुअल है, वो एक पर्टिकुलर शहर में, कोई लखनऊ में जॉब कर रहा है, कोई कानपुर में जॉब कर रहा है, उसे दूसरी एक जॉब का ऑफ़र आ गया मुंबई से। नाउ द सैलरी इज़ इंक्रीजिंग, लेकिन क्या वाकई में इफ़ेक्टिवली सैलरी इंक्रीज़ होगी अगर चेंज किया जाएगा जॉब लोकेशन? तो कैसे पता चलेगा ये पता चलेगा अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों शहरों का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो जब कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इट्सेल्फ इज़ एन इंडेक्स नंबर। तो ये कंपैरिजन इस तरीके से किए जाते हैं और उसके बेसिस पर एक्चुअली हम पता कर सकते हैं कि क्या हमें एक्चुअली ये, फिर इसका मतलब ये जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रहे कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली जिनमें सिमिलरिटी कुछ हद तक नहीं है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, वहाँ हम इंडिसेस का इस्तेमाल करते हैं। हमारी चारों तरफ कई सारे इंडिसेस इस तरह से होते हैं। द सेंसिटिव इंडेक्स फॉर द स्टॉक मार्केट, फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स जिसे शॉर्ट में कहते हैं, वो एक इंडेक्स नंबर है। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का इसका मतलब है जो सेंसिटिव इंडेक्स होगा, जो इंडेक्स होगा, दैट इज़ एन इंडेक्स नंबर इटसेल्फ, इसीलिए उसको इंडेक्स बोलते हैं। इन्फ्लेशन रेट जब हम बात करते हैं वो भी एक इंडेक्स नंबर है।
तो इस तरह से हर तरफ हमारे इंडिसेस होते हैं। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो एक इंडेक्स है, जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है या रिटेल प्राइस इंडेक्स है वो भी एक इंडेक्स नंबर है। कई तरह के इंडिसेस हमारे चारों तरफ ऑपरेट करते रहते हैं। नाउ इनिशियली इंडेक्स नंबर्स वर डिज़ाइन टू स्टडी द चेंज इन द प्राइस लेवल और द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो एक्चुअली शुरुआत में तो इसका इस्तेमाल प्राइस लेवल के लिए ही किया जाता था शुरुआत में, और ज़्यादातर अभी भी प्राइसेस में चेंज कितना हो रहा है, वही एग्जाम्पल भी मैंने अभी सबसे पहले आपके साथ लिया, आपके सामने जो एक्सप्लेन किया, प्राइसेस में कितना चेंज हो रहा है वो ज़्यादा इंडिसेस के लिए, इंडिसेस को उसको स्टडी करने के लिए इंडिसेस का ज़्यादा यूज़ किया गया है अभी तक, पहले भी किया था, अभी भी किया जाता है, और इसीलिए सबसे कॉमन जो इंडिसेस हैं वो प्राइसेस से रिलेटेड ही होते हैं। तो चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइस और द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो कि हमें एक्चुअली ये बताता है कि कितना डिफरेंस है, कितना एक्चुअली जो भी एक कोई किसी करेंसी की वैल्यू भी हमें उससे पता चल सकती है। फॉर एग्जांपल अगेन अगर हम देखें आज की मान लीजिए कि करीब करीब जो $1 इज़ इक्वल टू 70 रुपीज़, इंडियन करेंसी जो है 70 रुपये के बराबर $1 है, लेकिन क्या एक्चुअली डॉलर 70 रुपये के बराबर है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितना कुछ हम लोग यहाँ इंडिया में 70 रुपये से ख़रीद सकते हैं, क्या $1 से यूएस में वो चीज़ मिल जाएगी? अगर इसका आंसर हाँ है तब तो वाकई में $1 70 रुपये के बराबर है। लेकिन अगर उतना नहीं है डिफरेंस, अगर 70 रुपीज़ से में हम जो भी कुछ परचेज़ कर सकते हैं, मान लीजिए कि 70 रुपीज़ में हम करीब करीब 1 लीटर 80 रुपीज़ के आसपास अगर पेट्रोल है, तो अगर हम 1 लीटर करीब पेट्रोल खरीद सकते हैं, $1 में वहाँ पर अगर हम उससे कम पेट्रोल खरीद सकते हैं, इसका मतलब है एक्चुअली इफ़ेक्टिवली $1 इज़ लेस दैन 70 रुपीज़ इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे उसकी वैल्यू वो हो या ना हो। तो ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली अपने मार्केट में। मतलब जब यूएस में तो 70 रुपये लेके आप जाएंगे तब $1 आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर वो 70 रुपये अगर वो ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं वहाँ के मुकाबले, तो इट डज मीन दैट एक्चुअली द रुपी इज़ स्ट्रॉन्गर दैन डॉलर, जैसा कि हमें लग रहा है उसके मुकाबले में। तो ये बात अभी परचेजिंग पावर की हम लोगों ने की। लेकिन आज की डेट में हाउएवर टुडे देयर इज़ हार्डली एनी फिनोमेना which does not make use of the device of index numbers. Wherever a comparative study has to be made, indices or index numbers are very handy. जहाँ पर भी इसका मतलब है कंपैरिजन, और कंपैरिजन फिर से मैं कहूँगा कि जो चीज़ें डायरेक्टली कंपेयर नहीं हो सकती, डायरेक्टली कंपेरेबल जो चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे कंपेयर करना, मतलब कंपेयर करना जैसे कि अगर आप दो इंडिविजुअल्स की सैलरी को, इनकम को कंपेयर करना चाहते हैं, दोनों इंडिविजुअल सिटी ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो आप आसानी से उसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल सिटी ए में को बिलोंग करता है, दूसरा सिटी बी को बिलोंग करता है, तो ये कंपैरिजन डायरेक्टली नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर इट डायरेक्टली, एंड देन यू विल मेक यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर, यू विल मेक यूज़ ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो सिटी ए में एक इंडिविजुअल है, सिटी बी में दूसरा इंडिविजुअल है। हो सकता है कि सिटी ए में जो 5,000 अर्न कर रहा है वो सिटी बी के 10,000 अर्न करने वाले से इफ़ेक्टिवली ज़्यादा अर्न कर रहा हो, क्योंकि सिटी बी की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो सिटी ए से डबल से भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखना समझना ज़रूरी है, वहाँ पर इंडिसेस हमें मदद करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम ऐसे स्टडी कर सकते हैं? जैसा कि अभी कहा, हर चीज़, कई सारे फिनोमेना हम की स्टडी में हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। इन द प्रेजेंट डे सिचुएशन, चेंजेस इन प्रोडक्शन और कंजम्पशन, क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, कितनी कंज्यूम हो रही है, चेंजेस इन एक्सपोर्ट्स एज वेल एज इम्पोर्ट्स, चेंजेस इन द नेशनल इनकम ग्रॉस हो चाहे पर कैपिटा हो, चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग का एग्जांपल पहले से ले ही रहे हैं, चेंजेस इन द इंसिडेंस ऑफ क्राइम, या फिर अलग अलग जगहों पर कितनी क्राइम हो रही है, अलग अलग लोकेशंस पे कितनी क्राइम हो रही है, अलग अलग देशों में कितनी क्राइम हो रही है। फॉर एग्जांपल, क्राइम रेट ऑब्वियसली इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एनी नेशन, लेकिन अगर हम ये देखें, इंडिया की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी तो
सबसे ही आगे होगी। तो यहाँ पर अगर क्राइम रेट ज़्यादा है किसी ऐसे देश के मुकाबले जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कैसे, फिर एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा जो कि पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करे, और तब हमें एक्चुअली पता चल पाएगा कि वाकई में इंडिया में क्राइम रेट ज़्यादा है या बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ओनली इट इज़ गेटिंग मैग्नीफाइड। सिमिलर विल बी द केस विद नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, शहरों में जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, एक्सीडेंट भी वहीं पे ज़्यादा होंगे। जहाँ पर गाड़ियाँ हैं ही नहीं, वहाँ एक्सीडेंट हो ही नहीं सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में भी हम इसी तरह से कंपेयर करके ही निकाल सकते हैं, इंडिसेस का यूज़ करना पड़ेगा। बिजनेस फेल्योर्स एंड अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ अदर फिनोमेना आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ इंडिसेस और इंडेक्स नंबर्स। तो कई सारे इस तरह के जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर भी हमें इस तरह कंपेयर करना है और ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना है जिनको डायरेक्ट कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, वहाँ हम इंडिसेस का यूज़ करते हैं। It means it is a very useful tool for the purpose of comparison of dissimilar things. Definition एक छोटी सी देख लें। Indices or index numbers are supposed to be the barometers. What is a barometer? A barometer is the instrument that measures pressure. तो उसी तरीके से बैरोमीटर हम लोग एक्चुअली ये टर्म थोड़ा प्रोवर्बियल तरीके से भी यूज़ किया जाने लगा है कि जहाँ पर भी कुछ मेज़र करना है वहाँ पर हम बैरोमीटर टर्म यूज़ कर लेते हैं। तो इंडिसेस और इंडेक्स नंबर्स आर सपोज टू बी बैरोमीटर्स विच मेजर द चेंज इन द लेवल ऑफ अ फेनोमेनन, द चेंज इन द लेवल ऑफ एनी फेनोमेनन। ज्योग्राफिकल चेंज के एरिया के हिसाब से चेंज हो रहा हो, चाहे टाइम के हिसाब से हो रहा हो। तो एंड इंडेक्स नंबर जो कि पहले भी अभी हम लोगों ने देखा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। एन इंडेक्स नंबर देयरफॉर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइंड टू शो चेंजेस इन वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशन और एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक। ये ध्यान रहे, इंडिसेस भी जो हैं वो एक तरह का रेशियो हैं। स्टैटिस्टिक्स में रेशियोज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंडिसेस आर ऑल्सो रेशियोज़, और यू कैन ऑल्सो से, वी कैन से इंडिसेस आर अ टाइप ऑफ, एट टाइम्स ज़्यादातर जब हम यूज़ करते हैं वो वेटेड एवरेज की तरह से उसको यूज़ करते हैं। तो रेशियो जो करंट और जो पिछला है, नॉर्मली वो रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो उससे रेशियोज़ का ही यूज़ हमेशा कंपैरिजन के लिए किया जाता है। सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिससे कि हम ये समझ सकें। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखेंगे, उनकी क्वालिटीज़ को ध्यान रखेंगे, तो हम ये समझ सकते हैं कि कहाँ पर हम इंडिसेस का यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जो यूजेज और लिमिटेशंस इंडिसेस के हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स की लाइट में ही हमको समझ में आते हैं, और उसी के हिसाब से, क्योंकि जो भी स्टैटिस्टिकल टूल होगा उसमें ये जानना ज़रूरी है कि ये टूल किस जगह पर इफ़ेक्टिव होगा, कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है, और कहाँ पर उसको हमें संभल करके यूज़ करना है। इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज, जो अभी मैंने कहा। इंडेक्स नंबर्स स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ सच फैक्टर्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, ये भी अभी मैंने आपको बताया था। दीज आर दी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे अलग से कोई क्वेश्चन अगर पूछा था उसमें आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर्स ब्रिंग आउट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम्स। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगर हम निकालते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर एक एवरेज इंडिविजुअल जो किसी जगह पर रहता है, किसी लोकेलिटी में रहता है, किसी जियोग्राफिकल लोकेशन पर रहता है, वो क्या क्या चीज़ें, सिमिलर चीज़ें यूज़ करता होगा, उन सबको ले करके, उन बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ को ले करके, और हम कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालते हैं। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंडिसेस इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। और एक चीज़ जो ज़रूरी है, और इसीलिए इसको चेंज करके कलर फॉन्ट का लिखा गया है, द चेंजेस मेजर्ड बाय इंडिसेस कैन बी ईदर इन रिलेशन टू टाइम और इन रिलेशन टू प्लेस। ये बार बार इसको रिटरेट किया जा रहा है, इस पॉइंट को। ये हम ध्यान रखेंगे कि इंडिसेस का इस्तेमाल तभी ज़्यादा होता है जबकि टाइम में कुछ चेंज आ रहा है या प्लेस में कोई चेंज आ रहा है। अलग अलग तरह जगहों के लिए या अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए जब कंपैरिजंस हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम इंडिसेस का इस्तेमाल करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स जो कि एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं बिज़नेस में, ज़्यादा जो यूज़ होने वाले हैं। तो प्राइस इंडिसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और प्राइस इंडिसेस में दो तरह के हो सकते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर हो सकता है,
और रिटेल प्राइस को कंपेयर करने के लिए भी हो सकता है। तो कई सारी कमोडिटीज़ का जो होलसेल प्राइस है उसे कंपेयर किया जा सकता है और कई कमोडिटीज़ का जो रिटेल प्राइस है उसे कंपेयर किया जा सकता है और इसके लिए इंडिसेस का यूज़ किया जाता है। तो प्राइसेस दो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पर उनको कंपेयर करना है, उसके लिए इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। प्राइसेस दो अलग अलग टाइम पीरियड्स में अगर कंपेयर करना है उसके लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी बोल लें या वॉल्यूम बोल लें, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मतलब हो गया नॉर्मली क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो। तो कोई भी चीज़ कितनी कंज्यूम हो रही है, प्राइस कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्वांटिटी का कंजम्पशन की क्वांटिटी बढ़ रही है घट रही, किसी चीज़ का प्राइस डबल हो गया और उसका क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन आधा हो गया तो इसका मतलब इफ़ेक्टिवली कोई चेंज ही नहीं आया। तो इसलिए क्वांटिटी इंडेक्सेस का भी कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं, उनको भी स्टडी किया जाता है। सिमिलरली वैल्यू इंडेक्स नंबर्स हो सकते हैं। वैल्यू का मतलब हो गया प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट, वैल्यू टोटल की हो गई। तो वैल्यू इस सेंस में इम्पॉर्टेंट है कि प्राइस इंडिसेस, मान लीजिए प्राइस इंडेक्स नंबर हमने कैलकुलेट किया और पता चला कि प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हमने कैलकुलेट किया और हमें पता चला कि क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन जो है वो घटती जा रही है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। मान लीजिए ऐसी कोई कमोडिटी कोई किसी एक बिज़नेस में है जो कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी, कोई वेजिटेबल ले लीजिए या कोई फूड ग्रेन ले लीजिए, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के, फूड ग्रेन की मार्केटिंग के बिज़नेस में हैं और ये पता चल रहा है कि उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो एक बिजनेसमैन के लिए ये अच्छी बात होगी। बिजनेसमैन अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए। लेकिन जब क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट किया तो पता लगा क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन घट रही है और क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन नॉर्मली फूड ग्रेन्स के लिए तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ कमोडिटीज़ के लिए एक्चुअली ऐसा हो सकता है। नेसेसिटीज़ के अलावा अगर कोई कंफर्ट गुड्स हैं और लग्जरी गुड्स हैं, वहाँ पर क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी घट जाएगी। तो पता चला प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए फेवरेबल हो गया एज बिजनेसमैन, लेकिन क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन घट रही है तो वो अनफेवरेबल हो गया। तो एक्चुअली क्या चीज़ हमें जाननी चाहिए, हमें जानना है वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू जो है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। प्राइसेस अगर आधे हो गए, प्राइसेस अगर डबल हो गए हैं और क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन अगर आधी हो गई है तो वैल्यू सेम रहेगी, इसका मतलब है बिज़नेस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन प्राइसेस अगर डबल हो गए और क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन जो है, क्वांटिटी इंडेक्स जो है, उससे हमें पता चला कि क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन आधी नहीं हुई है, से 3/4 हो गई है, तो इसका मतलब है टोटल वैल्यू जो है वो बढ़ गई, टोटल वैल्यू बढ़ गई और इसका मतलब है यहाँ पर ये बिज़नेस में ग्रोथ हो रही है। तो इसलिए ये इस तरह से वैल्यू इंडिसेस भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कैसे हम कैलकुलेट करना है वो स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर भी हो सकते हैं, चाहे कोई भी एक पर्टिकुलर फिनोमेना को कंपेयर करने के लिए। अब इसमें एक जो अक्सर पूछा जाता है आपसे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बात करना ज़रूरी है क्योंकि इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कॉमन इंडेक्स नंबर है जो कि हमारे एक्चुअली जो हमारे नॉर्मल लाइफ के भी काफ़ी करीब है। तो इसको समझना भी ज़रूरी है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एक्चुअली हुआ क्या, और इस पर्सपेक्टिव से भी ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एग्ज़ाम में अक्सर अलग अलग नाम से पूछा जाता है। तो आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के ऊपर, आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइस इंडेक्स क्या होता है और प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है। तो अलग अलग इस तरह से ये सारे नाम, ये पांचों नाम एक ही चीज़ को इम्प्लाई कर रहे हैं और जो भी चीज़ हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं यही आंसर होगा किसी भी केस में। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एक्चुअली है क्या? इट डज़ नॉट एक्चुअली मेज़र the actual cost of living nor the fluctuations in the cost of living due to the causes other than the changes in the price level। देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कई तरीक़ों से चेंज हो सकती है, उसके रीज़न्स कई सारे हो सकते हैं। कोई प्राइसेस के अलावा हमने जो है हमारी जो हैबिट्स ही चेंज हो गई, किसी चीज़ का ट्रेंड ही चला गया, लोगों के जो लाइफस्टाइल चेंज हो गई, जैसे कि अभी या फिर कुछ भी इस तरह की कोई अगर पैंडमिक फैल गई तो उसके कारण से लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई।
तो उसके कारण से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग, कई लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्चुअली ड्यूरिंग द पैंडेमिक कम हो गई, लेकिन इनकम और ज़्यादा कम हो गई, तो इसलिए वो प्रॉब्लम्स, कई लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा। लेकिन अगर आपको कहीं बाहर निकलना ही नहीं है तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इस कारण से कम होना, ये यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर स्टडी नहीं कर रहा है, ये हमें ध्यान देना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कई कारणों से कम हो सकती है। आपकी एज के हिसाब से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकती है, आपकी हैबिट्स के हिसाब से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जब बात कर रहे हैं तो इट डज़ नॉट मेजर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग नॉर द फ्लक्चुएशंस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यू टू द कॉजेज अदर दैन द चेंजेस इन द प्राइस लेवल। यहाँ पर इसका मतलब केवल प्राइस लेवल में के कारण से जो चेंजेस हो रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग में, उसको स्टडी किया जाता है थ्रू कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, इट टेल्स अस हाउ मच द कंज्यूमर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास कोई भी हो सकता है, क्लास मतलब कि लोअर क्लास हो गया, लोअर मिडिल क्लास हो गया, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर इनकम ग्रुप हो गए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, जो भी अलग अलग क्लासेस हो सकते हैं, सबके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अलग बनेगी। हर लोकेशन के लिए, हर जोग्राफिकल लोकेशन के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग बनेगी। हर टाइम पीरियड के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अलग वैल्यूज़ की आएगी। सो इट टेल्स अस हाउ मच द कंज्यूमर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास हैव टू पे टू गेट अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम in comparison to what they paid for this basket in the base year। तो इसके साथ ही कॉस्ट ऑफ लिविंग को समझने के लिए एक छोटी सी चीज़, इसे हम थोड़ा सा डिटेल में अभी और देखेंगे। वैसे तो बेस ईयर क्या है, जब भी हम बात करते हैं इंडिसेस की, और इंडिसेस अगर टाइम के बेसिस पर कैलकुलेट किए जा रहे हैं तो वहाँ पर एक बेस ईयर होगा और एक करंट ईयर होगा। सिंपल सी बात है। तो मतलब या बेस पीरियड होगा और करंट पीरियड होगा। मतलब क्या है कि हम इंडिसेस में हम कोई चीज़ कंपेयर कर रहे हैं। शुरू में मैंने एग्जांपल दिया था कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हमारे ज़माने में दाम बहुत कम हुआ करते थे, चीज़ें बहुत सस्ती होती थी। तो बेस उन्होंने क्या लिया, आज से 50 साल पहले का बेस लिया। अब एक नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट भी ले लें, अगर 3 to 4% इन्फ्लेशन रेट भी ले लें, तो भी 50 साल में कीमतें कई गुना बढ़ चुकी होंगी। तो 50 साल पहले का अगर आप बेस ईयर लेंगे और आज से कंपेयर करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो होगा वो कई टाइम्स, कई गुना मिल सकता है, काफ़ी 200-300 टाइम्स, 400 टाइम्स, 1000 टाइम्स मिल सकता है। लेकिन बेस अगर चेंज हो जाएगा तो उस हिसाब से मिलेगा। तो हम जब भी निकालेंगे, जब भी हम कंपेयर करेंगे, जब भी हम ये देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितनी आ रही है, तो बेस ईयर है कौन सा, ये देखना ज़रूरी है। हमने अगर ये कहा कि दाम डबल हो गए हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग डबल हो चुकी है, तो डबल हो चुकी है, हमें बताना पड़ेगा कब के मुकाबले डबल हो चुकी है, ये ज़रूरी है समझना। हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इस जगह पर किसी एक लोकेशन में किसी दूसरी लोकेशन से ज़्यादा है, तो वो लोकेशन दोनों के जो प्राइसेस और सब चीज़ें कंपेयर करना पड़ेंगी। तो ये बेस ईयर और करंट ईयर इंपॉर्टेंट है। स्टडीज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इट स्टडीज़ द इफेक्ट ऑफ प्राइसेस ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, पहले हम लोग बात किए ही, एंड द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, देयरफॉर सेपरेट इंडिसेस आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल। तो फॉर एवरी क्लास ऑफ पीपल अलग अलग इंडेक्स होगा, क्योंकि कोई चीज़ कंज्यूम करता होगा, कोई दूसरा क्लास कोई चीज़ कंज्यूम नहीं करता होगा। कोई चीज़ एक क्लास के लिए नेसेसिटी हो सकती है, दूसरे के लिए कंफर्ट में आ सकती है। तो इसलिए हर क्लास के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। Now another important aspect that we need to understand is that indices may be calculated on two types of bases, fixed base और chain base। फिक्स्ड बेस का मतलब ये हो गया कि हमने बेस फिक्स कर दिया, हमने कहा कि हर साल के जो प्राइसेस हैं उनको हम ईयर 2000 से कंपेयर करेंगे। तो ईयर 2000 के मुकाबले 2001 में जो प्राइसेस हैं वो देखेंगे, ईयर 2000 के मुकाबले ईयर 2002 में जो प्राइसेस हैं वो देखेंगे, ईयर 2000 के मुकाबले ईयर 2010 में जो प्राइसेस हैं वो देखेंगे, ईयर 2000 के मुकाबले ईयर 2020 में जो प्राइसेस हैं वो देखेंगे। ये हो गया फिक्स्ड बेस मेथड। ये थोड़ा सा आसान इस मामले में पड़ता है क्योंकि हमने बेस ईयर सेम रखा है या बेस पीरियड सेम रखा है। लेकिन होगा क्या कि फिक्स्ड बेस अगर करेंगे
तो फिर उससे आपको जो वैल्यूज़ प्रॉपर नहीं मिलेंगी। जैसे अभी हमने कहा था कि आज से 50 साल पहले का अगर हम बेस लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लगेगा कि आज चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन अगर 10 साल का पीरियड अगर लेंगे बेस के लिए तो फिर चेंजेस उतने ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़कर चढ़ के नहीं दिखाई देंगे। तो ये फिक्स्ड बेस मेथड होता है। फिक्स्ड बेस मेथड में भी लेकिन हम कुछ पीरियड पे, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो सकते हैं, इसलिए फिक्स्ड बेस मेथड में भी हम कुछ साल के बाद बेस को चेंज कर देते हैं। जब हम पे फिक्सेशन के लिए जो होता है वहाँ पर फिक्स्ड बेस मेथड यूज़ किया जाता है, और हर बार जब पे फिक्सेशन किया जाता है, पे कमीशन आता है और पे फिक्सेशन किया जाता है, पे को रैशनलाइज़ किया जाता है, तो हर बार इसका मतलब बेस चेंज हो जाता है। तो हर 10 साल के आसपास बेस को चेंज किया जाता है। चेन बेस मेथड में क्या हो रहा है कि चेन बेस मेथड में जो करंट पीरियड है और बेस पीरियड है वो दोनों ही साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इफ़ यू नो अबाउट इट, जो थोड़ी सी भी अगर जानकारी है, अगर इन्फ्लेशन हमेशा किसी एक वीक के एंड में कैलकुलेट किया जाता है, और करंट वीक जो है उसके एंड में जो भी प्राइसेस हैं और पिछले साल इसी वीक के एंड में जो प्राइसेस थी उनको कंपेयर किया जाता है, और हर बार हम ऐसे ही एक हफ्ते आगे बढ़ते जाते हैं। तो चेन बेस मेथड में इसका मतलब है बेस जो है वो बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि हमें हर बार एक सही पिक्चर, ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर मिलती है इंडेक्स की। लेकिन थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि बार बार बेस चेंज हो जा रहा है। जैसे ही हम करंट पीरियड भी जब पीरियड हम चेंज कर रहे हैं, पीरियड जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसे चेंज कर रहे हैं, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो पीरियड भी हर बार चेंज होता है। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज चेन बेस मेथड का होता है। दोनों को ही जैसी भी ज़रूरत हो उसके हिसाब से यूज़ किया जाता है। जहाँ पर बेस चेंज करना मुश्किल पड़ता है वहाँ फिक्स्ड बेस मेथड, और जहाँ पर बेस चेंज करना थोड़ा सा आसान है वहाँ चेन बेस मेथड का यूज़ करते हैं। तो लेकिन फिर से एक बार ये ध्यान रखें कि फिक्स्ड बेस मेथड के केस में भी कुछ पीरियड्स के बाद उस बेस को आगे बढ़ा दिया जाता है, आगे खिसकाया ही जाता है। एक और चीज़ जो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, जो मेथड्स हैं कैसे हम लोग इंडिसेस बनाते हैं। ब्रॉडली दो कैटेगरीज़ हैं मेथड्स की, दी अनवेटेड इंडिसेस एंड दी वेटेड इंडिसेस। तो ये दो कैटेगरीज़ मेथड्स की हैं, और इन दोनों कैटेगरीज़ को में जो भी मेथड्स हैं ये हम लोग अब आगे के जो सेशंस होंगे उसमें इनको हम समझेंगे। सभी का अपना अपना एडवांटेज, सभी का अपना अपना डिसएडवांटेज है, और किस तरीके से कब क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ की जाती है। कई सारे मेथड्स हैं, इनको एक एक करके ये देखेंगे कि कहाँ पर किसका ज़्यादा एडवांटेज है, कहाँ पर कम एडवांटेज कौन सा है, और किसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग देखेंगे। दोनों में दो टाइप्स हैं। जो रेड से जो लिखे हुए हैं वो तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तीनों चीज़ें ही हमारे सिलेबस में हैं। तो अनवेटेड और वेटेड में बेसिक डिफरेंस एक्चुअली ये है कि जो सिंपल जब हमने एवरेज निकाल लिया तो वो अनवेटेड है, लेकिन जब हम कोई वेट असाइन कर रहे हैं, वेटेड मीन जैसे होता है, तो वेटेड मीन अगर हम निकाल रहे हैं, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मीन इंडेक्स नंबर। तो जब हम वेटेड मीन निकाल रहे हैं तो वो होगा वेटेड इंडेक्स नंबर। तो ये चीज़ें आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे और इंडिसेस के बारे में इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू।